प्रदेश में गरीबों की थाली में घटिया चावल परोसे जाने के मामले को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने आज केंद्र सरकार का एक पत्र जारी करते हुए बीजेपी सरकार पर फिर हमला बोला है। कल प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह ने इस बात का बयान दिया था कि जो घटिया चावल बांटा गया है उसके इनपुट इंटेलिजेंस के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को मिले थे, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वहीं आज बीजेपी ने एक पत्र जारी करते हुए इस बात में सफाई दी है कि जो चावल खरीदा गया है वो 2 से 3 साल पुराना था और केंद्र सरकार की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि जो 100% चावल की खरीदी हुई है वो रिसाइकिल्ड चावल है, यानी कि घटिया चावल खरीदकर उसको रिसाइकिल करके गरीबों में बांटने का काम हुआ है। केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट में प्रदेश सरकार को इस बात के भी निर्देश दिए हैं कि चावल खरीदी मामले में ऊपर से लेकर नीचे तक जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही संबंधित कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने के भी निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश सरकार को मिले हैं। बहरहाल अब इस पूरे मामले को लेकर हो रही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए इस बात का आरोप लगाया है कि जो चावल की खरीदी हुई है वो 2 से 3 साल पुरानी है। जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोपों पर जवाब दिया है कि बीते 15 महीनों तक जब प्रदेश की सत्ता पर कांग्रेस की सरकार थी तो आखिर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अब जब राज्य सरकार ने पूरा मामला ईओडब्ल्यू को सौंप दिया है तब विपक्ष बेवजह इस मामले को तूल देने में लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। यही कारण है कि कांग्रेस ने अब लाहार से नदी बचाओ यात्रा निकाली है। आज से नदी बचाओ पदयात्रा लाहार से शुरू हुई। इस यात्रा में अजय सिंह, गोविंद सिंह सहित सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत की। यात्रा पूर्व मंत्री गोविंद सिंह के नेतृत्व में लाहार से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ निकली है। नदी के किनारे गांव से यात्रा होकर गुजर रही है। यात्रा के दूसरे दिन विवेक तनखा भी शामिल होंगे। इस यात्रा का 11 सितंबर को समापन होगा। भिंड, ग्वालियर, चंबल की 16 सीटों पर उपचुनाव है। अजय सिंह ने कहा कि संगठन के माध्यम से निचले स्तर तक वोटरों के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के नेता कहते हैं कि सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस में कोई बचा नहीं है। ये 16 सीटों पर होने वाले चुनाव में शिवराज और सिंधिया को पता चल जाएगा कि जनता क्या चाहती है। इस यात्रा को ग्वालियर संभाग की उपचुनाव की सीटों के लिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। कांग्रेस इन सीटों पर आने वाले गांवों में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। 25 मार्च से बंद बसों का संचालन आज से राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में शुरू हो गया है और इसके साथ ही जो बसें अब तक नहीं चल रही थी उनका अब सड़कों पर दिखना आम हो जाएगा। आज से ये संचालन शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। यानी बीते 5 महीनों की जो सैलरी थी, जो टैक्स था, वो सरकार ने माफ़ किया है। लगभग 121 करोड़ का ये टैक्स है जो माफ़ किया गया है। इसके साथ ही 50% टैक्स जो सितंबर के महीने में लगने वाला था उसे भी माफ़ किया गया है। धीरे धीरे शहर खुलता जा रहा है और अब सुविधाएं भी बढ़ा दी जा रही हैं। अनलॉक फेज़ 4 में जिस तरीके से परिचालन सेवा शुरू की गई है, कोरोना की तमाम गाइडलाइन का फॉलो किया जा रहा है। बसों में बैठाने के पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। सैनिटाइज़र दे करके यात्रियों के हाथ सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं। उसके बाद ही उन्हें बसों पर चढ़ने की अनुमति दी जा रही है। खास बात यह कि पूरी बस की क्षमता के अनुसार यात्रियों को बैठाया जाएगा और कहीं ना कहीं यात्री भी इस सेवा से खुश हैं, क्योंकि बड़े लंबे अरसे के बाद उन्हें अब पब्लिक शेयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फ़ायदा मिलेगा, जो उनके लिए जेब खर्च पर भी कहीं ना कहीं आमदनी बैठता हुआ दिखाई देता है, सुविधा देता हुआ दिखाई देता है। और धीरे धीरे अब उन्हें ही ये समझना है कि जन जागरूकता कोरोना को लेकर के ज़रूरी है, इसलिए तमाम गाइडलाइन का फॉलो उन्हें ही करना है अपने बचाव के लिए। तो बस ऑपरेटर्स और सरकार के बीच कोरोना काल में टैक्स को लेकर चली लंबी तनातनी अब जाकर खत्म हुई है। सरकार ने तमाम बस ऑपरेटर्स की मांगों को मान लिया है और 5.5 महीने का जो टैक्स है, जो कि करोड़ों में होता है, उसे माफ कर दिया है। बहरहाल इस खबर के बाद बस ऑपरेटर्स ने ऐलान कर दिया था कि वे बसों का संचालन शुरू करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे साफ सफाई का काम भी शुरू हो गया है। जो क्लीनर्स हैं वो भी साफ सफाई यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन एक नई मुसीबत आन खड़ी है। जो चालक और परिचालक है उन्होंने ये मांग करी है कि 5.5 महीने से जो वो घर पे बैठे थे, रोजगार का संकट उनके घर
घर पे है तो सरकार उनके लिए भी कुछ मदद करे, अन्यथा वे बसों का संचालन नहीं करेंगे। तो जबलपुर के लिए कहीं ना कहीं एक और मुसीबत अभी आन खड़ी है। फिलहाल ऐलान तो हो गया कि हड़ताल खत्म है, लेकिन चालक परिचालक फिलहाल बसों को चलाने तैयार नहीं है। इस बीच जो बस ऑपरेटर्स हैं और शासन है, उम्मीद की जा रही है कि कुछ न कुछ बीच की बात बने और इनके लिए भी कुछ आर्थिक जो सहायता है वो मुहैया कराई जाए। बहरहाल अच्छी खबर यह है कि आज से परिवहन सुविधाएं जो हैं वो पटरी पर लौट आई हैं। कोरोना संक्रमण के चलते लंबे समय से बंद होटल, रेस्टोरेंट और बार इंदौर में आज से शुरू हो गए हैं। इन सभी के संचालन के लिए प्रशासन ने सशर्त अनुमति दे दी है। इस दौरान संचालकों समेत वहां आने जाने वाले सभी लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का 100% पालन करना ही होगा। दरअसल कोरोना संक्रमण के कारण अचानक हुए लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे जिला प्रशासन ने व्यापार संचालित करने की अनुमति दे दी। पहले कुछ हिस्सों में व्यापार करने की अनुमति दी, फिर संपूर्ण इलाके में सम विषम पैटर्न पर बाजार खोले गए। इन बाजारों में व्यापार संचालन के बाद संक्रमण पर भी नजर रखी गई और फिर पूरे शहर के बाजारों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी। लेकिन इन सब के बावजूद रेस्टोरेंट और बार, होटल को अनुमति नहीं दी गई थी। होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को जिला प्रशासन और भाजपा नगर के पदाधिकारियों से व्यापार प्रारंभ करने की अनुमति मांगी। इसके बाद उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने समेत अन्य शर्तों को ध्यान में रखते हुए चालू करने की अनुमति दे दी गई है। बहरहाल संक्रमण के बाद अब शहर में व्यापार धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन संक्रमण अब भी शहर में अपनी जड़ें जमाए हुए है। व्यापार संचालन के साथ साथ आम जनता की भी बेहद अहम जिम्मेदारी हो जाती है कि वह संक्रमण से बचकर रहे। शहर में अब भी मंदिर और पर्यटन स्थलों के आवागमन पर रोक लगाई गई है। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ पालक विरोध प्रदर्शन पर उतरे हैं। पीरगेट चौराहे पर जो छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, अभिभावक हैं, वो जो फीस को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और पोस्टर्स में आपको दिखाई दे रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि 8वीं क्लास से कम बच्चों को ऑनलाइन क्लास ना दी जाए और स्कूल जब खुलेगा तभी से फीस दी जाएगी। और क्या समस्याएं इस वक्त हमारे साथ क्या समस्याएं आपकी किस बात को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है? मैम, आज मैं अभिषेक जैन, हम आज सारे भोपाल शहर के अभिभावक यहाँ पर आए हुए हैं और हमारी सरकार से निवेदन है कि जो स्कूल ट्यूशन फीस के नाम पर हम लोगों को लूटा जा रहा है, ये सरासर हम लोगों पे साथ आघात है। जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एक अपील भी कर रहे हैं कि जिस तरह से फीस माफी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदेश दिया था, उस आदेश का पालन कराया जाए। और जो तमाम अभिभावक हैं वो परेशान हो चुके हैं, किसी के पास मोबाइल नहीं है और अगर मोबाइल है तो 2 से 3 बच्चे हैं, ऐसे में एक साथ कैसे ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए। ऐसे में अब ये मांग की जा रही है कि जब तक स्कूल नहीं खुल जाते हैं तब तक ऑनलाइन फीस माफ की जाए। शिक्षक दिवस के मौके पर ग्वालियर में अतिथि शिक्षकों ने पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें मेला मैदान में ही रोक दिया। शिक्षक दिवस के मौके पर ग्वालियर में अतिथि शिक्षकों ने एक पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया था। अतिथि शिक्षक मेला ग्राउंड से रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल तक पैदल मार्च निकालने वाले थे। जैसे ही प्रशासन को अतिथि शिक्षकों के इस प्रदर्शन और पैदल मार्च की जानकारी मिली तो प्रशासन और पुलिस का अमला मेला मैदान पहुंच गया। तय समय पर जब करीब 200 से ज़्यादा अतिथि शिक्षक मेला मैदान पहुंचे तो पुलिस और प्रशासन के लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनके पैदल मार्च पर रोक लगा दी। दरअसल प्रशासन और पुलिस का ये दावा था कि अतिथि शिक्षकों के पास पैदल मार्च की और प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। यही वजह है कि अतिथि शिक्षक पैदल मार्च नहीं निकाल सकते। ऐसे में अतिथि शिक्षकों ने मेला मैदान में ही सांकेतिक मार्च निकाला और उसके बाद अपना एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। अतिथि शिक्षकों ने सरकार के नाम सौंपे ज्ञापन में कहा कि उपचुनाव से पहले उनकी पदस्थापना की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। साथ ही अतिथि शिक्षकों ने सिंधिया से भी अपील की कि अब आप अपना वादा निभाइए और हमें नौकरी दिलाइए। अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन देने के बाद ऐलान किया कि उपचुनाव तक उनकी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो वो प्रदेश में उग्र आंदोलन करेंगे। जबलपुर की सिहोरा तहसील का डूंडी रेलवे स्टेशन उस समय थर्रा गया जब स्टेशन के बगल में एक ब्लास्ट किया गया। वहाँ मौजूद चट्टानों को हटाने के लिए यह ब्लास्ट किया गया था, लेकिन जिसकी चट्टान निकली और आकर OHE लाइन पर गिरी और सर्किट ब्रेक हो गया। स्टेशन पर हुए इस हादसे में पत्थर का टुकड़ा गिरने से OHE लाइन का पिलर टूट गया और सर्किट ब्रेक हो गया। इसी OHE लाइन के जरिए इलेक्ट्रिक इंजन को बिजली सप्लाई की जाती है। इस हादसे में गनीमत यह रही कि स्टेशन पर ना तो कोई कर्मचारी थे और ना ही कोई पैसेंजर मौजूद था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे की है।
इस घटना में ब्लास्ट करने वाली फर्म की लापरवाही उजागर होती है। हालांकि रेलवे का कहना है यह एक महज हादसा है जिसमें किसी जनहानि नहीं हुई है। हालांकि इस मामले में अब अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी तरह की कोई घटना ना हो। राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क घुघुआ, जहां पर भारी तादाद में बेशकीमती जीवाश्म पाए जाते हैं। कहने को तो यह देश का एकमात्र जीवाश्म पार्क है, लेकिन यह प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है। आलम यह है कि यहां पर स्थित कैंटीन सालों से बंद है। पर्यटकों के ठहरने के लिए कोई इंतजाम भी नहीं है। यही वजह है कि इस ऐतिहासिक महत्व वाले जीवाश्म पार्क से पर्यटकों ने दूरी बना ली है। वहीं जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के अनदेखी के चलते जीवाश्म पार्क अपनी पहचान खोते जा रहा है। राजधानी रायपुर के छेरी खेड़ी के पास में जो भीषण बस दुर्घटना हुई उससे पूरी राजधानी दहल गई। उड़ीसा के जो गंजाम है वहां से मजदूरों को ये बस जो है वो गुजरात लेकर जा रही थी और यहां पर छेरी खेड़ी के पास में एक ट्रक से टकरा गई। दुर्घटना इतनी ज्यादा भयंकर थी कि बस का जो एक हिस्सा था वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। यही नहीं बल्कि मजदूर सारे के सारे वो नीचे गिर गए जो उस हिस्से में बैठे हुए थे और उसमें से 2 मजदूर चक्के के जो बस के पहिए के नीचे आ गए और वहीं स्पॉट में डेथ हो गई। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कुल 8 मजदूरों की जो है मौत हो चुकी है। इस पूरी दुर्घटना के बाद में उड़ीसा के जो श्रम मंत्री वो राजधानी रायपुर पहुंचे और वहां उन्होंने जो मंदिर हसद का जो पंचायत भवन है वहां जाकर जो बचे हुए मजदूर हैं उनसे बात की। जो घायल मजदूर हैं उनको छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती किया गया है और 5 जो मजदूर थे उसमें से काफी गंभीर थे, जिसमें से एक की डेथ हो गई और 4 जो मजदूर हैं उनकी स्थिति अभी भी काफी गंभीर बनी हुई है और बाकी को भी अच्छी खासी चोट आई है। जो श्रम मंत्री सुशांत सिंह है उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में शुरुआती तौर पर बस की गलती लग रही है, बस चालक की गलती लग रही है और उस पूरे मामले में चूंकि यहाँ पर जो मंदिर हसद थाने में तो मामला दर्ज हो ही गया है, लेकिन इसके साथ ही अगर बात करें तो वहां से भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो मृतक है उनको 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है और जो घायल है उनका जो पूरा खर्चा है वो छत्तीसगढ़ जो उड़ीसा सरकार है वो उठाएगी। ये जरूर है कि इन मजदूरों को करीबन 76 मजदूर इस बस में सवार थे और उन्हें गुजरात ले जाया जा रहा था कपड़ा फैक्ट्री में काम करने के लिए, लेकिन कोरोना के चलते जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए उस तरह से किसी भी नियम कायदे का पालन नहीं किया गया था। बहुत बुरी तरीके से बस में मजदूरों को भरा गया था। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मजदूरों का कहना है कि जो गंजाम से बस निकली वहां से लेकर जब उनकी नींद खुली यहाँ पर दुर्घटना के बाद में उन्हें याद नहीं कि ड्राइवर ने एक बार भी हॉर्न बजाया हो। तो जाहिर तौर पर बड़ी लापरवाही यहाँ पर बस चालक की दिखाई दी और बस की स्पीड भी काफी ज्यादा थी और यही वजह है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाया। देखना ये होगा कि इस पूरे मसले को लेकर आगे और किस तरह की जानकारी सामने आई है, लेकिन ये जरूर है कि राजधानी रायपुर में इसके पहले अगर याद नहीं आता कि इतना भयंकर हादसा कब हुआ है। रायपुर रेलवे स्टेशन में खड़ी हुई कोरोना आइसोलेशन ट्रेन अब पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो गई है। 4 महीने पहले इसे कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए बनाया गया था ताकि मरीजों को यहां पर रखा जा सके। रेलवे के तकनीशियनों की मदद से ये पूरा तैयार किया गया था। रायपुर के अलावा दुर्ग में भी ये ट्रेनें रखी गई थी, लेकिन बावजूद इसके इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। यही वजह है कि अब ये पूरी ट्रेन कबाड़ में तब्दील हो गई है। जिस तरह से हमने ट्रेन का जायजा लिया उसमें ये चीजें सामने आ रही है कि जो नेट इसमें लगाए गए थे वो निकल गए हैं। इसके अलावा जो अन्य तकनीकी सामान है वो भी अब खराब होने की स्थिति में है। रेलवे द्वारा इसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कराया गया और इसलिए अब ये पूरी तरह से कबाड़ हो चुका है। 55 कोच का ये पूरा आइसोलेशन ट्रेन रेलवे ने तैयार किया था ताकि कोविड मरीजों की सहायता की जा सके। लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और अस्पताल के बेड फुल हो गए हैं, आइसोलेशन सेंटर में जगह नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ट्रेनों का इस्तेमाल नहीं किया गया और अब ये ट्रेन पूरी तरह से कबाड़ बन चुकी है। राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में बेकाबू होते कोरोना के कहर को देखते हुए अब केंद्रीय टीम इन दिनों छत्तीसगढ़ पहुंची हुई है। टीम के सदस्यों के द्वारा एम्स, जिला अस्पताल, डीकेएस जाकर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया तो वहीं रोकथाम और उपचार को लेकर किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। टीम के द्वारा दुर्ग, राजनांदगांव और बिलासपुर जिले का भी दौरा किया जाएगा। वहां पे भी उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा और उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार होगी वो रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेज के वहां से आगे का दिशा निर्देश जारी किया जाएगा कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में बेकाबू होते कोरोना को कैसे रोका जाए और अगस्त माह में जो सर्वाधिक 22,000 नए मरीज आए हैं उसके पीछे का कारण क्या है, कहीं पे बड़ी लापरवाही तो सामने नहीं आई है। बहरहाल देखना होगा कि केंद्रीय टीम के
रिपोर्ट के बाद छत्तीसगढ़ में क्या कुछ और कड़े कदम उठाए जाते हैं, जिससे न केवल कोरोना के संक्रमण पे लगाम लगे बल्कि लोगों के मन में एक विश्वास भी जागृत हो सके और कोरोना के प्रति जो भय है वो समाप्त हो सके। पूरे जिले में कोरोना के मरीज जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिले में कोरोना विस्फोट हो गया है, जिसके बाद कलेक्टर टीके वर्मा ने आदेश जारी किया है 4 सितंबर शाम 7 बजे से 12 सितंबर प्रातः 7 बजे तक पूरी व्यावसायिक जो प्रतिष्ठानें हैं वो बंद की जाएंगी और नगर निगम क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम आपको बता दें कि ज़िले में लगभग 3000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक मिले हैं और वहीं लगभग 1600 के आसपास जो मरीज हैं वो ठीक होकर अपने घर पहुंच गए हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 1400 जो मरीज हैं उनका उपचार अभी अस्पताल में जारी है। साथ ही ज़िले में अब तक 28 मौतें हो चुकी हैं, जिसके बाद ज़िले भर में दहशत का माहौल है और जो लगातार जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और मरीज़ यहाँ सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं चिंतित है और उसकी यह चिंता लाजमी है। जिला प्रशासन भी इन क्षेत्रों में नज़र बनाए हुए है ताकि ऐसे मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जा सके, जांच हो ताकि कम से कम मामले सामने आएं। दुर्ग जिले में लगातार कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या ने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। लगातार दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लगातार तीसरे दिन जो है वो 200 से अधिक पेशेंट सामने आए हैं, तो इस तरह से लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। इसके मद्देनज़र जिले के जो प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने वो आज अधिकारियों के साथ में बैठक ली है। कलेक्टर को आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं कि वे इस मामले में किसी भी तरह से कोताही न बरतें। साथ ही अधिकारियों को भी ये निर्देशित किया है कि कोई भी कोविड अस्पताल है वहाँ पर किसी भी तरह की लापरवाही ना हो और साथ ही वहाँ पर जो व्यवस्था है, मरीजों का जो इलाज संबंधित जो कार्य हैं वो किसी भी तरह से कोई लापरवाही पूर्वक ना हो और उनकी बेहतर इलाज हो सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरह से निर्देश आ रहे हैं उसके बावजूद भी कोविड अस्पतालों में लापरवाहियाँ सामने आ रही हैं। कल की बात किया जाए तो कल एक शव जो है वह अदला बदली हो गया। इस तरह से एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मरीज को तड़पता हुआ दिखाया जा रहा है जिसे ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो इस तरह से एक बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। शासन प्रशासन इस ओर एक और लापरवाही नहीं करने की हिदायत दे रहा है तो दूसरी ओर लापरवाही बड़ी संख्या में सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर संक्रमित मरीज जिस तरह से सामने आ रहे हैं उसके बाद में आज दुर्ग कलेक्टर के निर्देश के बाद में सेक्टर 9 जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अस्पताल को जो कोविड अस्पताल के रूप में निर्मित करने का आदेश दिया गया है। इसके तहत में 25 बेड लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो है वो जिले के करीब 25 ऐसे जो निजी संस्थान हैं जहां पर अब लोग जो है कोविड का इलाज करवा पाएंगे। तो इस तरह से एक और व्यवस्थाएं की निर्देश दिए जा रहे हैं, एक और व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही है तो दूसरी ओर लापरवाही सामने आ रही है। तो इस तरह से यदि अब कोविड के से निपटना है, हमें कोरोना से जंग जीतना है तो इस तरह की लापरवाही को रोकना होगा ताकि हम इस संख्या को जो लगातार आ रही है उसको कम कर सके।